वेलकम स्टूडेंट्स, आरआईएस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। ये वीडियो क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में हमने सीड ड्रिल तक कर लिया था। तो हमने बताया था कि जो सीड ड्रिल है वो यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस पर और पर्टिकुलर डेप्थ पर जो सीड्स है उनको सॉइल के अंदर डालती है ये मशीन। अब हम बात करेंगे कि जो जब हम सोइंग करते हैं सीड्स की, तो जो सीड्स हैं उनको प्रॉपर डिस्टेंस पर, एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर रखना क्यों जरूरी होता है। वो इसलिए जरूरी होता है जिससे कि जो ओवर क्राउडिंग नहीं हो प्लांट्स की, और सारे के सारे प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल सके सॉइल से। कई बार तो हमें जो कुछ प्लांट्स हैं उनको रिमूव करना पड़ता है जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो। Now our next topic is adding manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients are healthy for the healthy growth of the plant are called manure or fertilizers. Manure and fertilizers क्या होते हैं? वो substances जो soil को nutrient से enrich करते हैं जिससे कि plants की growth अच्छी हो। जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जो सॉइल है वो प्लांट्स को वेरियस मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है जो कि प्लांट्स अपनी रूट से लेते हैं। कई बार क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं एक के बाद एक क्रॉप्स यानी कई क्रॉप्स सेम फील्ड में ग्रो करते हैं जिससे कि वो जो क्रॉप है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लेती है और जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। और इस केस में ये तब ज्यादा होता है जबकि जो क्रॉप है उसको अनकल्टिवेटेड मतलब खाली नहीं छोड़ा जाता और लगातार उसमें क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो बार बार कल्टीवेशन करने से क्या होता है, जो सॉइल होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स में पुअर हो जाती हैं। इसके लिए जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर्स ऐड करते हैं जिससे कि जो सॉइल होती है वो रेप्लेनिश हो जाती है न्यूट्रिएंट्स के साथ। रेप्लेनिश का मतलब दोबारा से वो एनरिच हो जाती है सॉइल न्यूट्रिएंट्स से। ये जो प्रोसेस होता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, यानी मैन्योर को मिलाना। अगर प्रॉपर तरीके से मैन्योरिंग नहीं की जाए तो इससे जो प्लांट्स हैं वो वीक हो सकते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। आपको याद होगा आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है वो मैन्योर बनाने का एक तरीका होता है। मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो बेसिकली डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोजिशन से बनता है और ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट से रिच होता है। जो फार्मर्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को एक पिट में रख देते हैं और वहां उनको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं और वहां उससे जो न्यूट्रिएंट्स जो रिलीज होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं। नाउ लेट्स सी दिस एक्टिविटी 1.2। इसमें कुछ मूंग या चने के जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेट किया है हमने और इनको 3 इक्वल साइज के हमने जो ग्लासेस हैं उनमें लिया, थोड़े थोड़े सीड्स डाले हैं। और पहले ग्लास में हमने क्या किया है, थोड़ा सा काउडंग मिलाया है सॉइल में और उसमें सीड्स को डाला है। दूसरे वाले में थोड़ी सी यूरिया मिलाई है। यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइजर होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो यूरिया मिलाई है उसी सेम अमाउंट ऑफ सॉइल में और उसमें सीड्स को जर्मिनेट करा रहे हैं। और तीसरे वाले में हमने कुछ नहीं, केवल सॉइल डाली है और उसको हम जर्मिनेट करा रहे हैं। जब हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो जो जर्मिनेशन है वो सबसे ज्यादा होगा ग्लास बी में। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हमने यूरिया मिलाया था। तो अब बेसिकली यूरिया क्या है? यूरिया एक फर्टिलाइजर है। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। कुछ केमिकल्स जो होते हैं ये फर्टिलाइजर्स होते हैं और इनको बेसिकली फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड सो ऑन। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फार्मर्स को बेटर ईल्ड का मतलब हो गया ज्यादा क्रॉप से जो आउटपुट आता है वो ज्यादा आता है फर्टिलाइजर से डालने से। जैसे वीट, पैडी और मेज, इनके ग्रेन्स हमें ज्यादा मिलते हैं फर्टिलाइजर डालने से, यानी क्रॉप अच्छी होती है। लेकिन इनका जब एक्सेसिव यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स का तो इससे जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। उसकी वाटर रिटेन करने की जो कैपेसिटी है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा इनसे, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं तो इनसे वाटर पॉल्यूशन भी होता है।
तो इसलिए हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स को कम यूज करना चाहिए और ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, ठीक है, उसको ज्यादा यूज करना चाहिए। और इसके अलावा फील्ड को, दो क्रॉप्स को ग्रो करने के बीच में कुछ टाइम के लिए जो फील्ड है उसको अनकल्टिवेटेड मतलब खाली छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा जो अगर हम मैन्योर्स को यूज करते हैं तो मैन्योर जो है वो सॉइल का जो टेक्सचर है यानी उसकी जो बनावट है उसको भी इम्प्रूव करती है और साथ में वाटर रिटेनिंग जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाती है। और जो मैन्योर्स हैं ये सॉइल को कई सारे न्यूट्रिएंट्स से एनरिच भी करती है। इसके अलावा जो सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश करना यानी कि एनरिच करने का एक तरीका क्रॉप रोटेशन भी होता है। ये क्रॉप रोटेशन कैसे होता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है बेसिकली हम सेम क्रॉप को बार बार नहीं उगाते हैं, ऑल्टरनेटली उगाते हैं। जैसे पहले जो नॉर्दर्न इंडिया में जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, जो पहले लेग्यूम्स यानी कि जो जिनको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए जिन प्लांट्स को, वो वाली क्रॉप्स को एक सीजन में उगाते थे और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में वो वीट को उगाते थे। इससे क्या होता था कि जो नेक्स्ट सीजन में जब वीट उगता था तो वीट को नाइट्रोजन कम चाहिए होती है, तो उतने पीरियड में जब तक कि वो वीट उग रहा है उतने पीरियड में जो सॉइल होती थी वो नाइट्रोजन से दोबारा रेप्लेनिश हो जाती थी। और उसके बाद जब लेग्यूम्स उगाए जाते थे जिनको कि नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होती है तो उस टाइम पर दोबारा से नाइट्रोजन इनको मिल जाती थी। फार्मर्स को एनकरेज करना चाहिए इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए। इन द प्रीवियस क्लास आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। ये वो बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है और बेसिकली ये जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में सॉइल को अवेलेबल कराता है। नाउ यहाँ पर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये मैनमेड होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि डिकम्पोजिशन से मिलता है, कैटल डंग और जो प्लांट की जो रेजिड्यू होते हैं उनसे मिलता है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनको फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है और मैन्योर जो होते हैं इनको फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते, जबकि जो मैन्योर्स हैं वो बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं सॉइल को, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वेरी रिच होते हैं इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें वेरी रिच होते हैं फर्टिलाइजर्स। जो मैन्योर्स जो होते हैं वो रिलेटिवली लेस रिच होते हैं इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एटमॉस्फेयर के लिए अच्छे नहीं होते, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं। लेकिन जो मैन्योर्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सॉइल के टेक्सचर को अच्छा करते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। नाउ अब बेसिकली डिफरेंसेस हमने देख लिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स। आपको ये तो बता ही दिया हमने कि जो मैन्योर है वो अच्छे होते हैं। तो मैन्योर के एडवांटेज क्या होते हैं? ये बेसिकली ऑर्गेनिक जो मैन्योर होता है इसको फर्टिलाइजर से अच्छा माना जाता है। वही जो चीजें हमने पहले बताई आपको, बिकॉज ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की को बढ़ाता है। दूसरा, सॉइल को पोरस बनाता है, ठीक है, और जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होती हैं वो इजीली होती हैं। इसके अलावा जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं तो उनको इंक्रीज करता है ये सॉइल में। और इसके अलावा जो सॉइल है उसके टेक्सचर को भी ये अच्छा करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। बेसिकली आप सभी जानते हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको वाटर चाहिए होता है, उसी तरह जो प्लांट्स हैं उनको भी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? बेसिकली सॉइल में जो वाटर होता है उसको जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। इसके अलावा उसी वाटर में जो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी जब मिक्स हो जाते हैं तो वाटर के साथ साथ जो प्लांट रूट्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके अलावा प्लांट जो होता है वो लगभग 90% उसमें वाटर होता है। वाटर बहुत एसेंशियल होता है सीड्स के जर्मिनेशन के लिए। जब तक आप पानी नहीं डालेंगे सीड में और मॉइस्चर कंडीशन नहीं देंगे तो तब तक वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा, वो प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसके अलावा ग्रो नहीं करेगा। इसके अलावा ड्राई कंडीशन में तो बिल्कुल ही नहीं ग्रो कर सकता, इसलिए वाटर बहुत जरूरी है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वाटर में ही डिजॉल्व होते हैं और जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में वो भी वाटर के साथ डिजॉल्व होके ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसलिए वाटर जो है वो बहुत एसेंशियल है।
इसके अलावा वाटर जो है वो क्रॉप को फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट दोनों से बचाता है। इसलिए सॉइल में हेल्दी क्रॉप अगर हमें करनी है तो वहां पर हमें जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करना है, और इसके लिए हमें प्रॉपरली और रेगुलरली वाटर करना चाहिए क्रॉप्स को, फील्ड्स को। और जैसे कि आप अपने घर में जो प्लांट्स होते हैं उनको भी रेगुलरली वाटर करते हैं, इसी तरह से आपको क्रॉप्स को भी करना चाहिए। तो जो क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल में जो हम वाटर सप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड द इरिगेशन। जो हमारा फील्ड्स होते हैं, फील्ड में जो क्रॉप्स होती हैं उनको जो हम वाटर सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इरिगेशन। जैसे आप अपने घरों में जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी देते हैं, दैट इज कॉल्ड द वाटरिंग द प्लांट्स। इसी तरह से जब हम लार्ज अमाउंट यानी बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो वाटर देते हैं किसको, क्रॉप्स को इन द फील्ड्स, देन इट इज कॉल्ड द इरिगेशन। ना इरिगेशन कितने टाइम बाद होना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए, ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप। अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग इसके मेजरमेंट्स हैं। सॉइल टू सॉइल भी डिपेंड करता है, सीजन टू सीजन भी डिपेंड करता है। जैसे कि समर सीजन में जो है वाटरिंग हमें ज़्यादा करनी चाहिए, वो आप समझते ही हैं कि समर में जो एवेपोरेशन है उसका जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो यानी लीफ से जो पानी है वो ज़्यादा एवेपोरेट होता है, इसलिए उस टाइम पर हमें इरीगेशन ज़्यादा करना चाहिए। ना सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। बेसिकली सोर्सेज जो नाउडेज यूज किए जाते हैं वो वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं और कैनाल्स हैं। इन सब के थ्रू जो क्रॉप्स हैं उनको वाटर दिया जाता है, यानी इरिगेशन किया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं इरिगेशन के वो कौन कौन से हैं। इसमें बेसिकली ह्यूमन लेबर या कैटल्स को हम यूज करते थे, क्योंकि जो वाटर है वो बेसिकली वेल्स या लेक्स या कैनाल्स मतलब जो नहर है उनमें अवेलेबल होता था। तो वहां से लिफ्ट अप करके उसको कहाँ तक पहुंचाना होता है, बेसिकली फील्ड्स तक जहाँ पर क्रॉप्स हैं। तो इसमें बेसिकली मैंने जैसे बताया आपको कैटल और ह्यूमन लेबर यूज की जाती थी। बेसिकली ये चीपर मेथड्स थे लेकिन एफिशिएंट भी कम थे, पानी भी कम ही ट्रांसफर होता था इनसे। जैसे कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं जो इरिगेशन के, वो है माउट यानी पुली सिस्टम। ये माउट है, पुली सिस्टम है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक पुली लगी हुई है, इससे पानी को नीचे वेल से निकाला जाता था और उसके बाद इसको कहाँ पर क्रॉप्स में सप्लाई किया जाता था। दूसरा चैन पंप, दिस इज योर चैन पंप। एक चैन होती थी इसमें यहाँ एक बर्तन कोई भी वेसल लगा होता था जो नीचे जाता था, भर के आता था और उसके बाद ये क्रॉप्स में वाटर को दिया जाता था। इसके अलावा ढेकली यूज की जाती थी, दिस इज द ढेकली। इधर एक पुली सिस्टम आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक वेट होता था, इसको उठाते थे, हल्का करते थे तो ये नीचे जाता था और जब इसको भारी करते थे तो ये नीचे से भरी बकेट को लेके ऊपर आ जाता था। इसके अलावा एक सिस्टम था रहट। रहट में क्या होता था कि कैटल से इसको कनेक्ट किया जाता था। कैटल्स इसको गोल गोल घुमाते थे और ये एक व्हील होता था जिस व्हील में अलग अलग बकेट टाइप की लगी होती थी जो नीचे से पानी भर भर के, जैसे जब ये कोई भी कैटल था या बैल वगैरह जो भी था ये घूमता था तो क्या था कि ये जो व्हील है वो इसके साथ ही साथ घूमता था और इससे पानी भर भर के बाहर आता था, जो कि जिसको कि हम फील्ड्स में ट्रांसफर करते थे। आजकल हम पंप्स यूज करते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी यूज की जाती है पंप्स को चलाने के लिए। ना हम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में पहला होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, जो आजकल यूज किया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, पंप की हेल्प से वाटर को पाइप्स में भेजा जाता है और पाइप्स में ये स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं और स्प्रिंकलर्स जो होते हैं ये चारों तरफ पानी को स्प्रिंकल करते हैं क्रॉप्स में। और ये बेसिकली जहाँ अनइवन लैंड होती है वहां पर ज्यादा यूजफुल होता है, जहाँ पर लैंड जो होती है वो अनइवन होती है। इसको बेसिकली क्रॉप में इस तरह से स्प्रिंकल करते हैं जैसे कि रेन हो रही है। और ये बेसिकली लॉन्स में कॉफी प्लांटेशन और कुछ अदर क्रॉप्स हैं जहाँ पर कि वो ये काफी यूजफुल होता है। जो सेकंड मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का वो है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, बेसिकली पाइप के थ्रू जहां पर भी जो प्लांट्स होते हैं
उनके पास ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर है वो सप्लाई किया जाता है, जिससे कि पानी की वेस्टेज भी कम होती है। और ये बेसिकली उन जगह पर यूज किया जाता है जहां पर कि पानी की जो कमी होती है वो ज्यादा होती है। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट हमारा समाप्त होता है।